हेलो। चलिए, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में एनिमल्स में? प्लांट्स में सर, एनिमल्स में नहीं। सेल वॉल है वो क्या चीज है? सेल वॉल। ये प्लांट्स में एनिमल्स में? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। एनिमल में ये एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म बताया था। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? जितना भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है सेल के अंदर वो सारा हमारा है प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर थी? कितने टाइप की? एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हमने राइबोसोम देख लिए थे? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यह साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोल रही हूँ, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से याद है? किस तरीके से उसमें क्रिस्टी थे ना, क्रिस्टी थे। इनर मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में? 2 मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? बहुत ज्यादा फोल्डेड है। उसके अंदर क्या F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट थे? ऑक्सीजोम भी बोला था उनको, F1 कण भी बोला था। यहां तक की बात चलो हमको क्लियर थी। नेक्स्ट हम जो ऑर्गेनेली पढ़ेंगे दैट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। बताऊंगी कहाँ पे पाए, ये आगे हमको डिस्कवर करने की बात है। डाउट समझ में आया इनका कि 80s प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या 70s भी प्रेजेंट होता है? बिल्कुल। मैंने ऐसे तो आपको बताया प्रोकैरियोट के अंदर, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर गोलाकार डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में रेखीय होता है और ऐसे सर्पिल्लाकार होता है। ठीक है, रेखीय, लीनियर और स्पाइरल जो है डीएनए आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये चीज बोली ना। आगे जाके मैं ये भी बोलूंगी कि यूकैरियोट में अभी तक आपने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया में एक और डीएनए होता है। ठीक है, वो वाला ऐसा नहीं होता। वो वाला कैसा होता है? सर्कुलर ही होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोट जैसा ही होता है। उसकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर ही होती है। तो इनके पास जो है मेन क्रोमोसोम तो स्पाइरल होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास मिलेगा ना वो कैसा होगा? सर्कुलर। तो इसीलिए वो 70s 80s वाले में भी कंफ्यूज मत हो। जब कुछ ऑर्गेनेलीज के पास में आपके डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, तो हो सकता है ना वो डिफरेंट टाइप के हो, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका में बात कर रहे हैं कि इसके पास अपना खुद का डीएनए न्यूक्लियस में तो है ही है, लेकिन बाहर में भी कुछ अंग ऐसे हैं जो कि अपना डीएनए लेके बैठे हैं। अब इनके पास अलग टाइप का डीएनए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेन कोशिका के पास कैसा है? स्पाइरल डीएनए। क्या ये बात समझ आई? उस पर भी आऊंगी, राइबोसोम पे भी। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? चलो, किसको पढ़ रहे थे हम? गोल्जी। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, बिल्कुल आ जाएंगे, स्पर्म सेल होती है। नहीं, स्पर्म सेल। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ठीक है, अंड कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका आपको पता ही है। ठीक है, कौन सी है? तंत्रिका। क्लियर? ठीक है, अगर वो दे रखा है, कौन सी किताब में पढ़ा था? किताब में हो सकता है कुछ और कह रहा हो वो। ठीक है, या तो हमने पढ़ने में गलती कर दी होगी, क्या पता उसने कुछ और लिखा हो वहां पे। क्लियर है? हाँ, हर जगह सही लिखा हुआ है, क्योंकि इस फैक्ट में वो जनरली गलती नहीं करते। क्लियर है? चलो भाई, आ जाओ गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर या कुछ भी ध्यान है क्या हमको? थोड़ा बहुत भी? घुमावदार? कैसा घुमावदार? घुमावदार? घुमावदार नहीं होता, फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। ये होता है आपका गोल्जी बॉडी, और यहां से कुछ वेसाइकल्स या वैक्यूल्स जो होती हैं वो निकलती रहती है। ठीक है,
वेसाइकल या वैक्यूल्स जो है वो निकलती रहती है। आप ये मानो कि ये एक सिक्रीटरी ऑर्गन है, स्रावी अंग है, जिससे कुछ ना कुछ का स्रवण जो है वो होते ही रहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो देखो ऐसे परतनुमा स्ट्रक्चर है। अच्छा याद करो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नाम आया था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोला था? ऐसे ये क्रिस्टी बोला था ना। दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है क्रिस्टी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आएगा आपके गोल्जी बॉडी में, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर, ये मान लो कि ये 3 सिस्टर बता रखी है इसने, ये दूसरी तीसरी। ठीक है, तो सेम सेम है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सिस्टर्नी बोल दिया। अच्छा, यहां से बहुत सारी वेसाइकल या वैक्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है, वेसाइकल या वैक्यूल्स का निर्माण होता है। ये क्या होती है? कुछ नहीं, कोई भी मटेरियल इनके अंदर भरा होता है। सिंपल सी बात है, देखो लिखना बाद में, पहले एक बार समझ लो, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है, सबसे पहले गोल्जी बॉडी में स्ट्रक्चर में देखूं तो कैसा है? ऐसा फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सैक लाइक मतलब क्या? अंदर खाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भरा हो सकता है? बिल्कुल कुछ भरा हुआ है। क्लियर? तो ये ऐसे एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट ऐसे है। इनका नाम क्या है इन प्लेटों का? सिस्टर्नी। क्या नाम है? सिस्टर्नी। यहाँ से कुछ छोटी छोटी, अच्छा ये इसी से बन के निकल रही है, ध्यान देना, ये अलग से नहीं आ रही है, ये इसी की मेम्ब्रेन ऐसे आ रही है और फिर अलग अलग छोटी छोटी वेसाइकल वैक्यूल्स जो होती है वो बना रही है। ठीक है, इनके अंदर कुछ भी मटेरियल पैक हो सकता है, कुछ भी मटेरियल पैक हो सकता है। आपको पता है कोशिका का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन का निर्माण करना। एक कोशिका मैं यहां बना रही हूं, इस कोशिका के अंदर ये पूरी की पूरी कोशिका मैंने बना दी, ये पूरा बोर्ड हमारी कोशिका है। इसका काम क्या है? एक जगह कहीं पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस बीच में होना चाहिए, आप समझ लो ये न्यूक्लियस है हमारा। इससे आरएनए बाहर आएगा। कौन आएगा? आरएनए बाहर आएगा। आरएनए किस पे जाएगा? राइबोसोम पे। राइबोसोम पे आरएनए जाके क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अच्छा, इस प्रोटीन को कहाँ जाना है? ध्यान से सुनना, इस प्रोटीन को कहाँ जाना है उसके लिए इसके ऊपर मैसेज लिखा होना चाहिए ना कि इसको कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जगह पे पहुंचना है तो आपको एड्रेस तो पता होना चाहिए। बिना एड्रेस के पहुंच जाओगे क्या? बिना क्लियरली एड्रेस के नहीं पहुंच सकते आप भी कहीं, तो ये भी बिना एड्रेस के नहीं पहुंच सकता। तो इसको एड्रेस लगाने का काम, पैकिंग का काम जो है वो है आपके किसका? गोल्जी बॉडी। सबसे पहले कोई भी मटेरियल जो बनेगा वो किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, यहां से यहां से यहां, उसके बाद इस एक वेसाइकल में ये पैक होके हमारा जो प्रोटीन है ये इसके अंदर आ गया। अब इसको जहां पहुंचाना है, वेसाइकल में पैक करने का मतलब है इसके ऊपर डब्बे में पूरा आपने गिफ्ट पैक कर दिया और उसके ऊपर पूरा एड्रेस लगा दिया। ठीक है, ये काम है किसका? गोल्जी बॉडी का। इसने ये पूरा का पूरा काम कर दिया और उसके बाद में इसको रिलीज कर दिया वेसाइकल के अंदर। और रिलीज वेसाइकल क्या होती है? कुछ नहीं, एक सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर है गोल सा जिसके अंदर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और अब ये जहां एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पे लिख दिया गया है उस एड्रेस पे ये चीज पहुंच जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे मेन सिक्रीटरी ऑर्गन सेल का कौन है तो वो गोल्जी बॉडी है। मुख्य स्रवण अंग कौन है? गोल्जी बॉडी। क्योंकि देखो हर टाइम कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है इससे, हर टाइम ये जो छोटी छोटी वेसाइकल वैक्यूल्स है ये निकल रही है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे क्या काम है, तो एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का काम है भाई इसका। ये कोई भी सामान इसके पास आएगा उसको पैक करके उसके ऊपर एड्रेस लगा के उसको भेज देगा कि भाई पहले प्रोटीन को पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे कैसे मैं दिमाग लगाऊं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उसके बाद में जैसे ही इसके पास गया इसने एड्रेस लगा दिया और एड्रेस के बाद अब उसको पता है कि उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपको करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? आ गई? ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा या एनिमल सेल में? बताओ जरा। दोनों में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों में प्रेजेंट होगा।
लेकिन प्लांट सेल में इसका नाम गोल्जी बॉडी नाम बोल के क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट का मन, उनको थोड़ा सा अलग दिखा स्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा प्लांट वाले का हम नाम एक और अलग कर देते हैं, तो वो नाम क्या कर दिया इन्होंने, डिक्टियोसोम। यहां तक की बात क्लियर है? बना लो इसको, पहले डायग्राम बना लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हटा रही हूँ यहाँ से। अपन बना नहीं रही डायग्राम, बना। वैक्यूम आगे, ध्यान रखना वैक्यूल का काम आगे बताओ। हो गया? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी के सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम भी लिख लो, कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पे था, ये सबसे इजी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कैमिलो गोल्जी। किसने बताया था गोल्जी बॉडी के बारे में? कैमिलो गोल्जी, लिख लो, कैमिलो गोल्जी 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। अब मैं बात कर रही हूँ इसके मुख्य कार्य के बारे में या मेन फंक्शन के बारे में। किसके मेन फंक्शन? गोल्जी बॉडी के मेन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ जरा क्या है इसका मेन फंक्शन? प्रोटीन का पैकेजिंग करना, बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, अभी समझाऊंगी इसको क्यों बोल रहे हैं, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टोरेज को भंडारण, संग्रहण, संग्रहण भंडारण एक ही हो गया ना, एक ही हो गया, तो फिर संग्रहण छोड़ देते हैं, ठीक है। और रूपांतरण, मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण, और पैकिंग, पैकिंग को पैकिंग ही बोल दे, किसका? कोई भी उत्पाद का। आप खुद बताओ, जब मैंने आपको डायग्राम में बताया कि कोई भी प्रोटीन जब बना तो वो प्रोटीन किसके पास गया? आपके सबसे पहले गोल्जी बॉडी के पास गया, ठीक है। गोल्जी बॉडी ने क्या उसको स्टोर करके रखा? बिल्कुल, पहले वाले सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में आया, दूसरे से तीसरे में आया, तब तक तो वहां पे स्टोर रहा। सेकेंड चीज, उसने पैकिंग वैकिंग की ना उसकी, तो मॉडिफाई कर दिया उसको। पहले गिफ्ट एक नॉर्मल सा दिख रहा था, अब वो एक सुंदर सा गिफ्ट दिख रहा है, तो क्या मॉडिफिकेशन भी किया उस प्रोडक्ट का?
बिल्कुल मॉडिफिकेशन किया। और पैकिंग तो पूरी की पूरी की ही है उसने। तो कोई भी प्रोटीन, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल में बनता है, उसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग करने का काम कौन करता है? आपके गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है। सेकेंड इसका फंक्शन मैं यहां लिख रही हूं, ये मुख्य स्त्रवण अंग है। ठीक है, यानी मेन सिक्रीटरी ऑर्गन। गोल्जी बॉडी इज मेन सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सेल। ठीक है, मेन सिक्रीटरी ऑर्गन। ये बात समझने में कंफ्यूजन है क्या? कोई आराम से समझ आ गई? भाई सिक्रीट ही कर रहा है वेसाइकल्स को। ठीक है, हर टाइम सिक्रीट ही कर रहा है, इसलिए क्या है? मेन सिक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखना, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिपेयर में मदद करता है। समझो जरा इस बात को, कैसे मदद करता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिपेयर में या रिसाइकलिंग कर दें? लिख लो, पहले एक काम करो, लिख लो जल्दी। पहले लिखने लगते हो, सबकी नजरें ऐसे हो जाती है, मैं पूछ रही हूँ उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। लिखा कोई नहीं, तो मैं तो टाइम देती हूँ, मेरी क्लास में क्यों वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हो? मैं तो टाइम देती हूँ ना लिखने का, एक बार समझ लो, लिखने वाली चीजें हो जाएगी। सबसे पहले गोल्जी बॉडी के बारे में समझ में आ गया, कैमिलो गोल्जी ने बताया। ठीक है, 1898 के अंदर बताया। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से ऐसे झिल्ली नुमा, और सिस्टर्नी बोलते हैं उसको। क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे है सिस्टर्नी। ठीक है, प्लांट में इसका नाम क्या है गोल्जी बॉडी का? डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या है? प्लांट में इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिक्टियोसोम। इसके बाद क्या ये वेसाइकल्स का निर्माण करता है? बिल्कुल करता है। इसके काम है, 3 मेन काम है। सबसे पहला काम, जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करके रखता है, उसका मॉडिफिकेशन करता है और उसकी पैकिंग कर देता है। उसके बाद मेन सिक्रीटरी ऑर्गन है ये आपका। इसके बाद में इट हेल्प्स इन रिपेयर या रिसाइकलिंग बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग यानी मरम्मत करने में काम आता है। कैसे? कौन काम मरम्मत कर रहा है? गोल्जी बॉडी। कैसे? हाँ, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन तो यही भेज रहा है ना हर जगह। आप खुद सोचो, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही हूं मैं, इस तरीके से होगी ना ऐसे, ये लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड लिपिड, यहाँ पे भी क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल, और बीच बीच में क्या होगा? इसमें प्रोटीन होगा। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है भाई लिपिड और प्रोटीन। लिपिड की दोहरी परत होती है जिसके अंदर प्रोटीन जो होते हैं एम्बेडेड रहते हैं। जैसे ही प्रोटीन खत्म हो गए, वैसे ही आपकी सेल को मैसेज जाएगा प्रोटीन का निर्माण। जैसे ही प्रोटीन का निर्माण हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, याद है ना? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब ये प्रोटीन किसके पास जाएगा? इस गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। अच्छा, ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी? इस प्रोटीन को सिक्रीट कर देगी एक इस तरीके से वेसाइकल में, और ये वेसाइकल कहाँ जाके फ्यूज हो जाएगी? यहाँ पे। और जो भी प्रोटीन की कमी थी वो सारे के सारे प्रोटीन जो है वो यहाँ पे लगा देगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिपेयर में काम आ गया गोल्जी बॉडी? हेल्प तो की। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता तो क्या इसका रिपेयर करा पाते? नहीं करा पाते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलो, इसमें कुछ लिखना छूट रहा है, लिख। लिपिड की जरूरत पड़ती है तब भी करेगा ये, तब भी काम पूरा कर। लेकिन लिपिड वैसे नहीं बनेंगे जैसे प्रोटीन बने। ठीक है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। इतने मच्छर कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, लिपिड जो है वैसे नहीं बनेगा जैसे प्रोटीन। इसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद क्या? प्लास्टिड।
गोल्जी बॉडी के बाद प्लास्टिड। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है क्या? क्या होता है प्लास्टिड? पौधों में होता है लवक। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इसने बताई थी कि ये किस में मिलेगा? प्लांट सेल में। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? पादप कोशिकाओं में मिलेगा। इसके बारे में तो हमको पता ही है बचपन से, पता है क्या? रंग बनता है, लवक के माध्यम से ही रंग बनता है, ऐसा सारे रंग, बस लाल है। ये सब जो है लवक के कारण होते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा तो हमको पता है। और फोटोसिंथेसिस में इसका कोई रोल है क्या? प्रकाश संश्लेषण में है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो सबसे पहले तो पहली बात लवक में क्या हो गई, ये कौन सी कोशिकाओं में आपको मिलेगा? ये यूकैरियोटिक, तो लेकिन यूकैरियोटिक में भी कौन सी वाली? प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिकाओं में आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, इसका स्ट्रक्चर देखो जरा कैसा होता है, सबसे पहले समझो उसके बाद बना लेना। ज्यादा हो गया क्या? ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अच्छा, ग्रेना में भी जो एक एक सिंगल सिंगल है उसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। इसमें भी ये पूरे के पूरे क्या है? ग्रेना है। लेकिन अगर आप एक एक सिंगल को लोगे, इसके अंदर ग्रेना में एक एक को अगर आप लोगे तो इसको क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। ये हमको याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेना होना चाहिए, ठीक है। थाइलेकॉइड याद नहीं है कोई बात। थाइलेकॉइड। क्या बोला? थाइलेकॉइड क्या है? एक एक को। सबसे पहले आपका प्लास्टिड जो है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। कितने भागों में विभाजित है ये? दो भागों में विभाजित है। नंबर 1 भाग क्या है? ग्रेना। और नंबर 2 क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रेना के अंदर ये सारे के सारे स्टेक जैसे स्ट्रक्चर जो है ये सारे ग्रेना है। इसमें अगर आप एक एक को लोगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। पहले इसको बनाओ फिर मैं आगे का समझाती हूँ, देखते हैं।
आप लोगों को तो पता नहीं चलता होगा ना। हेलो, एक बार बता दीजिए ज्योति, साउंड आ रही है अभी? एक बार के लिए कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। हेलो, बैटरी डाउन हो गई होगी। ठीक है, प्लास्टिड कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला नंबर ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट आपका। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलर होगा क्या इसमें? रंग नहीं होगा। अच्छा, रंग नहीं होगा तो क्या काम आएगा? रंग नहीं होता। ठीक है, तो ये भोजन के संग्रहण में काम आता है। किसमें? भोजन के संग्रहण में, यानी स्टोरेज ऑफ फूड में काम आता है। स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में काम आता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये अपने अंदर क्या करके रखेगा? कलर नहीं है इसके पास में, जैसे आलू को समझ लो आप, उसके पास कलर नहीं है लेकिन फूड है वो। ठीक है, तो जिन भी जड़ों के अंदर कोई फूड होता है, जो भी खाना वाले पदार्थ होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसके भी नाम से ही समझ जाओगे, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हिंदी में देखो नाम क्या है? हरित लवक। किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। और जो ग्रीन कलर का होगा उसका काम क्या होगा? भोजन का निर्माण करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या आपके भोजन बनता है? पौधे का भोजन बनता है। और हमारा भोजन कहाँ बनता है? भोजन बनता है स्टमक में, तो खाने की जरूरत क्या है फिर? अगर बनता ही है स्टमक में तो बनता कहाँ है? आपके घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? खाना बनाने के लिए। तो क्या मैं इसको कोशिका का किचन बोल दूं? रसोई घर बोल दूं इसको? किचन ऑफ द सेल कौन होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ नीचे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ मैं। किचन ऑफ द, यानी कोशिका का रसोई। ठीक है, कोशिका का रसोई। क्लियर है यहाँ तक की बात? बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार बता देना, साउंड वगैरह आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो एक बार आप बोल देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और थर्ड क्या है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। क्रोमा मतलब क्या होता है? अरे, क्रोमा मतलब क्या होता है? क्रोमा मतलब होता है कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो जो आपके फ्लावर और फ्रूट्स के कलर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। कहाँ लिखूं मैं इसको? नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, यहां से अब लिखना शुरू कर रही हूँ। ये है आपका क्रोमो, और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक जो है, ये कहाँ काम आता है? आपके फ्लावर और फ्रूट्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर और फ्रूट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा लवक होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, आप टर्मिनोलॉजी को देखो, रटने की कोशिश मत करना, उसका मीनिंग से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ वापस से, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसका मतलब हिंदी में देखो अवर्णी, मतलब वर्ण है क्या? कलर है क्या? यहाँ पे कलर नहीं है। ठीक है, अगर कलर नहीं है तो आलू को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, क्या काम करता है? फूड का स्टोरेज, यानी भोजन के संग्रहण में काम आता है। इसके बाद सेकंड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन कलर, क्लोरोफिल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरे वाला, हरा है
इसका मतलब किचन है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, भोजन को ये पौधे को अपना भोजन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, वर्णिलवक जो कि कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमा मतलब कलर, तो ये आपके कलर प्रोवाइड किसको करेगा, फ्लावर को और फ्रूट को। यहां तक की बात क्लियर है, इसको लिख लिया हमने जितना भी था। इसके बाद लिखो लाइसोसोम। एक बार उसके अंदर एक दो लाइन लिख लो, जो आपने लिखा है ना उसी के अंदर एक दो लाइन लिख लो जो मैं लिखा रही हूँ। हाँ, प्लास्टिक, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन तो लिख ही ली ना। कुछ क्लास बिना साउंड के निकल गया, हाँ कोई बात नहीं, अब बाकी का जो है वो देख लो। बाकी बोला मैंने वही था जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था। ठीक है, उधर ही लगाती हूँ, मेरे को समझ आवाज आ रही है। ठीक है, देखो इसके अंदर इंग्लिश वाले लिखेंगे सबसे पहले, ट्रैप सोलर एनर्जी, ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड by the process of photosynthesis. Trap solar energy to manufacture food by the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है ये, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने हेतु सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने हेतु सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर while leucoplast, while leucoplast helps in food storage, while leucoplast helps in food storage. क्रोमोप्लास्ट, हिंदी वाले लिखेंगे, क्रोमोप्लास्ट आकर्षक रंग प्रदान करता है, आकर्षक रंग प्रदान करता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट, जबकि ल्यूकोप्लास्ट भोजन के भंडारण में मदद करता है, भोजन के भंडारण में मदद करता है, भोजन के भंडारण में मदद करता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनेली पढ़ना है, लाइसो, लाइसोसोम कैसा बनाया था याद है किसी को? देख लो अपनी कॉपी में ही, याद नहीं है तो। गोला ही बना दिया था, सिर्फ गोला, तो बड़ा तो कोई बात नहीं, नहीं भी बनाए, लेकिन गोला ही बनाया था, बहुत ज्यादा अलग हमने इसके अंदर कुछ नहीं बनाया था। ये सेल थी हमारी, अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये न्यूक्लियस था हमारा, और यहाँ पे हमने जो बनाए थे ब्लैक कलर के बनाए थे ना तब, ठीक है, तो ये ब्लैक से ही बना देती हूँ, दिख रहा है, विजिबल है ये क्या है आपके लाइसोसोम। पहली बात तो ये बताओ मेम्ब्रेन कितनी है इसके अंदर, कितनी दिख रही है, सिंगल मेम्ब्रेन दिख रही है, तो बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली युक्त है, एकल
झिल्ली से घिरा, एकल झिल्ली से घिरा, यानी कि बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, कल की क्लास में हमने इसको एक नाम दिया था, सुसाइडल बैग, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली। अब मैं बताने जा रही हूं क्यों हम इसका नाम रखते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आत्मघाती है। चलो भाई, पहले आप अपना दिमाग लगाओ, क्यों कहते होंगे, लिख लो पहले। साइंटिस्ट का नाम भी लिख ले, ये नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टफ है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन बी डब, हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक है, लिख लो पहले इसको, फिर समझते हैं क्यों हम इसका नाम देते हैं आत्मघाती थैली, यानी कि आपके सुसाइडल बैग। क्या लगता है क्यों बोल रहे होंगे इसको सुसाइडल बैग हम? नई कोशिकाओं को खत्म करता है, स्वयं को खत्म कर देता है। कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों बोलेंगे? हम्म, बोलो बोलो, बोलने की कोशिश करो, क्या बोल रहे हो? नई सेल नहीं बनेगी, ऐसा? तो ये सुसाइड कर लेगा तो सेल को क्या दिक्कत है? नहीं पता। देखो, सबसे पहले याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला पावर हाउस ऑफ सेल। आज अपन थकी में है क्या थोड़े? नहीं आ रहा है समझ में? जैसे परेशानी वाला एक्सप्रेशन नहीं देना। कुछ बताई थी मैं ना? नहीं, मैं बताई नहीं तो तुमको याद कहाँ से आ गया? मैंने बताया नहीं कल? हाँ, बोला था डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इस पूरी सेल के अंदर कुछ भी गंदगी हो, कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाए, तो कहीं पे तो कोई ऐसे एंजाइम हमको रखने पड़ेंगे जो उन सबको डिग्रेड कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो है, जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो हमने किसके पास रखे हुए हैं? इस लाइसोसोम के पास। अब मैं बड़ा सा लाइसोसोम बना रही हूँ, एक, सबसे पहले इसको हटाते हैं, एक बड़ा लाइसोसोम बना रही हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं रेड कलर से ही बना रही हूँ। ये लाइसोसोम है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस जितना बड़ा नहीं होगा, अब हम समझने के लिए इसको इतना बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन कितनी है इसकी? 2 मेम्ब्रेन बनाऊं क्या? नहीं, एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये देखो, कुछ एंजाइम प्रेजेंट है। इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसको हिंदी में बोलेंगे, एक तो हाइड्रोलाइटिक लिख लो, और एक अपचयनकारी या फिर पाचनकारी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाचनकारी, ऐसे टेढ़ा लिखूंगी तो आपको समझ आ रहा है या फिर सीधा लिखूं? पाचनकारी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई, देखो क्यों सुसाइडल बैग बोल रहे हैं। इसके पास नॉर्मली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी प्रोटीन, फॉर एग्जांपल कोई गड़बड़ प्रोटीन बन गया, ठीक है, इस सेल ने प्रोटीन बनाया और वो गड़बड़ बन गया, वो ठीक नहीं बना, तो क्या उसका काम में ले? क्या उसको कोई भी यूज लेना? नहीं लेना।
अब इस सेल को चाहिए कि इसको कोई डिग्रेड कर दे, इसको कोई खत्म कर दे, तो ये क्या करेगी, उस वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोटीन को किसके पास दे देगी, लाइसोसोम के पास। ठीक है, जो भी मटेरियल इसको खत्म करवाना है, डंप करना है, कचरे में डालना है, उसको खत्म करने का काम किसको दिया जाता है, लाइसोसोम को दिया जाता है। अच्छा, क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम होते हैं एसिडिक, नेचर में कैसे होते हैं ये, एसिडिक, एसिड वाले होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगर एसिडिक है तो क्या आप लोगों को पता है, एसिड पे डालोगे किसी चीज पे तो क्या वो लाइसिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गंदगी में के कीटाणु वगैरह मिटाने के लिए भी तो हम एसिड से अपना बाथरूम वगैरह साफ करते हैं। तो यहाँ पे जो एसिडिक एंजाइम्स है वो सारे के सारी गंदे प्रोडक्ट को, जो ठीक नहीं बने हैं, जो वायरस आ गए बाहर से, उन सबको डिग्रेड करने का काम कर देते हैं। यहाँ तक की बात समझ आई। अब इनकेस आप खुद सोचो, ये अगर फट जाए, अगर इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, जो हम करके देखते हैं, यहां से इसकी मेम्ब्रेन हो गई रप्चर, ये तो पूरा ही गया, वापस से बनाते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई रप्चर, यहाँ पे मेम्ब्रेन टूट गई इसकी, तो क्या ये एंजाइम बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, पूरी सेल के अंदर आ जाएंगे, और इनका काम क्या है, नेचर कैसा है, मारना, एसिडिक है, जितने भी प्रोटीन दिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन दिखेगा, तोड़ देगा उसको। ठीक है, न्यूक्लियस में चला गया, न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन दिख रहे हैं, क्रोमोसोम में प्रोटीन है भाई, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसको भी तोड़ देगा। अगर इसकी मेम्ब्रेन फट गई या डिग्रेड हो गई या टूट गई थोड़ी सी भी, तो ये सारे के सारे एंजाइम पूरी सेल के अंदर आ जाएंगे, और इस सेल को ये क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ये सारे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही तो है, ये डाइजेस्ट पूरी सेल को कर देगा, क्योंकि इस एंजाइम को नहीं पता कि किसको डाइजेस्ट करना है, किसको नहीं करना। एंजाइम के पास थोड़े ना ये पावर है, उसका तो काम है डाइजेस्ट करना। अगर वो अंदर है तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर वो इससे बाहर आ गया तो क्या कर देगा, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बात समझ आ गई आपको, हो गई। चलो इसके फंक्शन लिखो, कार्य लिखो, एक दो पॉइंट लिखो इसके अंदर। सबसे पहले ये बोल दिया डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि नेचर में, वो लिख लेना, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो भी कैसे नेचर में, अम्लीय प्रवृत्ति के, उसको लिख लो पहले, लिखिए। चलो इसके फंक्शन या कार्य के बारे में लिखो, फंक्शन या कार्य। helps in digesting large molecules of cell, helps in digesting large molecules of, यानी कोशिका के बड़े अणुओं का पाचन करने में सहायक है, कोशिका के बड़े अणुओं का पाचन करने में सहायक है, कोशिका के बड़े अणुओं का पाचन करने में सहायक है। सेकंड पॉइंट लिखो, वर्क्स, इट वर्क्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, it works as a defense mechanism against virus and bacteria's attack, against virus and bacteria's attack। यह वायरस तथा बैक्टीरिया के आक्रमण के समय, वायरस तथा बैक्टीरिया के आक्रमण के समय प्रतिरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। देखो भाई, अगर सेल के पास कोई वायरस इन्फेक्ट कर देगा इस सेल को, देखना समझना इस बात को, अगर इस सेल को कोई वायरस इन्फेक्ट कर देगा और ये वायरस अंदर आ गया, ठीक है, तो सेल क्या करेगी इससे बचने के लिए, इस वायरस को कहाँ भेजेगी, लाइसोसोम में भेजेगी। और लाइसोसोम जैसे प्रोटीन को डिग्रेड करता है, जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है, वैसे वायरस बैक्टीरिया को भी क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ठीक है, क्या लिखा लास्ट पॉइंट, प्रतिरक्षा का काम करता है। हिंदी वाले लिखें पहले, यह हाँ अपनी ही कोशिका का पाचन भी कर सकता है, यह
अपनी कोशिका का पाचन भी कर सकता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इट कैन डाइजेस्ट own cell, its own cell. That's why it is called as suicidal bag of the cell. That's why it is called as suicidal bag of the cell. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो वैक्यूल्स, रसधानियां, जिसके बारे में बोला था ना बात करेंगे, वो वैक्यूल्स। अच्छा, लाइसोसोम में एक चीज और लिखना आप, उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, छोटा गोल, ठीक है। आपको मैंने कोई भी ऐसा सेल के अंदर ऑर्गेनेली पढ़ा है जिसके आसपास में ऐसे स्ट्रक्चर है? पढ़ा है? राइबोसोम में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके आसपास, नहीं पढ़ाया है ना। तो ये जो वेसाइकल है, ये एक तरीके से मैं बोलूं एक वेसाइकल बनी, उसके बाद में इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ गए और यही बन गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ये अपने नोट्स में आप ऐड कर, ठीक है, ये ऐड कर लो वहां पे लाइसोसोम के अंदर कि फॉर्मेशन इसका कौन करता है? बाय गोल्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? वैक्यूल, वेसाइकल नहीं, वैक्यूल, रसधानी। ठीक है, रसधानियां, ये देखो भाई सिंगल सिंगल ऐसे वैक्यूल रसधानियां जिसके अंदर कोई रस भरा हो, पानी भी हो सकता है, कुछ और लिक्विड भी भरा हो सकता है, खाली भी हो सकती है। ठीक है, खाली भी हो सकती है। ये रसधानी हो गई आपकी, ये रसधानी हो गई, ठीक है, ये रसधानी हो गई। कितनी मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन का एक नाम है, दैट इज टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। उससे पहले आप एक चीज समझो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ये एक पादप कोशिका है, ये एक प्लांट सेल है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक एनिमल सेल। क्या दोनों ही प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्लांट भी एनिमल भी, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी अलग। ठीक है, अगर प्लांट सेल को मैं देखने जाऊं, आप खुद बताना डिफरेंस क्या है। ये मैंने प्लांट सेल देखी, क्या सेल वॉल दिखेगी? दिखेगी या नहीं दिखेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, सेल वॉल दिखेगी, यहाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये वैक्यूल बनाई मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये वैक्यूल्स, क्या डिफरेंस? प्लांट्स में बड़ी बड़ी होती है, और इवन अगर आप मेच्योर प्लांट सेल की बात करो, एक ही मिलेगी और बहुत बड़ी मिलेगी। ज्यादातर पार्ट किसने ले लिया? इस रसधानी ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद लेकिन आप एनिमल सेल के अंदर देखो तो छोटी छोटी मिलेंगी, लेकिन नंबर में ज्यादा मिलेंगी। वहां पे बड़ी है लेकिन एक ही है, और यहाँ पे बहुत सारी है लेकिन छोटी छोटी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वाटर भरा है तो इसका काम क्या होगा? क्या वाटर बैलेंस का काम करेगी? करेगी, वाटर बैलेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्लांट सेल के अंदर या इस एनिमल सेल की मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर इसमें पानी भरा,
ठीक है। अब इस सेल को पानी की ज्यादा जरूरत या कम जरूरत है तो ये एक वाली जो है ये डिग्रेड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत है तो ये एक और जो है वो आ गई, एक और जो है वो आ गई। क्या इसके अंदर वाटर बैलेंस, जल संतुलन का काम वैक्यूल करेगी आपके? करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? पहले ये डायग्राम बना लो और फिर लिखो इसके अंदर। इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या बताया था मैंने? टोनोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन, इसकी जो बाहरी झिल्ली है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्या हुआ? मुझे कह रहे थे इसकी बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। लिखो सबसे पहले इसके बारे में। वैक्यूल यानी कि रसधानी। गोल या अंडाकार आकार, रुको, बोल दो। गोल या अंडाकार आकार जिसमें द्रव्य या कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस को इंग्लिश में कहते हैं सेल सैप, ठीक है। जिसमें द्रव्य या कोशिका रस भरा रहता है। राउंड और ओवल स्ट्रक्चर, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर फिल्ड विथ सेल सैप। राउंड और ओवल स्ट्रक्चर फिल्ड विथ सेल सैप, ठीक है। कोशिका रस, सेल सैप मतलब कोशिका रस। एनिमल cells have more vacuoles than plant. सेकेंड पॉइंट में लिखो मैच्योर प्लांट सेल, लिखवा रही हूं हिंदी में भी एक बार। मैच्योर प्लांट सेल have only one large vacuole, ठीक है। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी व संख्या में अधिक पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी व संख्या में अधिक पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में, इन प्लांट सेल्स, इवन ऐसे लिखो परिपक्व पादप कोशिका में, मैच्योर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, मैच्योर प्लांट सेल में एक ही बड़ी रसधानी पाई जाती है, एक ही बड़ी रसधानी पाई जाती है। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम रिक्तिका भी मिलेगा, ठीक है। रिक्त स्थान है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है? रिक्तिका भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो वैक्यूल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे?
हाँ, न्यूक्लियस के बाहर ही रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे तो न्यूक्लियस सेंटर में है, ये देखो एनिमल सेल में, ये बाहर आपकी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सोचो, इसने तो आधे से ज्यादा जगह ले ली, तो न्यूक्लियस, हाँ, तो न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक कोने में होगा, यहाँ पे एक कोने में, ठीक है। और पूरी जगह किसने ले ली, आपके वेक्टर ने, रिक्तिका ने, राजधानी ने ले ली। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर ये चीज को। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। कार्य लिख लो, इट इज एसोसिएटेड विद वाटर बैलेंस, ठीक है। जल संतुलन का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, जल संतुलन का कार्य करती। ठीक है, हाँ हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत, हो गया, जल संतुलन का कार्य करती है। अब हमारे कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बची है और सबसे लास्ट कोशिका का ऑर्गन बचा है, वो क्या होगा, एसोसिएटेड विद वाटर बैलेंस। इसको इंग्लिश में एसोसिएटेड विद वाटर बैलेंस, न्यूक्लियस बचा। अब डीएनए तो न्यूक्लियस में ही है ना, तो बचा क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस बचा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक या आपका न्यूक्लियस। कौन साइंटिस्ट, ये तो बच्चों को पता होता है नॉर्मली, रॉबर्ट हुक पता होता है एक तो, और ये पता होता है। अब मैंने रॉबर्ट हुक का भी नाम बता दिया तो आपको बताना ही पड़ेगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑर्किड प्लांट जो है उसकी जड़ों की कोशिकाओं की स्टडी करते टाइम उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहली बार देखा, ठीक है। किसने देखा सबसे पहले, खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। और वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, और ये है रॉबर्ट ब्राउन, ये आर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 1830, चलो सबसे पहली चीज ये आ गई, 31, 1831, 38 नहीं लिखना है, 1838, 1839 सेल थियरी, स्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है, क्लियर, स्लाइडेन एंड श्वान। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम कहते हैं। तो देखो भाई, कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है जो कि पूरे सेल को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप ये सेल देखो, सेल के अंदर बीचों बीच सेंटर में जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम पहले भी बनाया है, बनाया है, बिल्कुल बनाया है। यहाँ पे आप देख के क्या बता सकते हो, एक मेम्ब्रेन है या दो, एक वाले हाथ खड़ा करें, कितनी दिख रही है, कंफ्यूज, कितनी दिख रही है, दो दिख गई ना, इसको तो दिख गई, देखो जरा, दो ही दिख रही है, बीच बीच में उसके पोर है, पोर मतलब होते हैं छिद्र, ठीक है। यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र, ठीक है, क्लियर, केंद्रक छिद्र। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि केंद्रक झिल्ली, क्या है, केंद्रक झिल्ली। पूरे सेल के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको कोशिका द्रव्य बोला है, तो जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा हुआ है, अलग पेन से हम बना रहे हैं, ये द्रव्य जो भरा हुआ है इसको क्या बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक
द्रव्य। इसका नाम पहले भी हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये पूरा का पूरा क्या है, बाहर जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कौन सा द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य। यहां तक की बात क्लियर? क्या क्या चीज है, दिख गई आपको? केंद्रक झिल्ली दिख गई? कितनी है, एक मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दोहरी झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है या दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली। ठीक है, और है छेद का काम क्या होगा, इन छिद्र का काम क्या होगा कि मटेरियल जो है अगर यहां से बाहर जाना चाहे तो बाहर जा पाए, और बाहर से कुछ अंदर आना चाहे तो वो अंदर आ पाए। ठीक है, ये गेट है एक तरीके से कि कोशिका और केंद्रक के बीच में जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो आपके बना रहे। ठीक है, और वो कैसे बना रहेगा, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन से बना रहेगा। यानी कि जब आपके यहां से कोई भी मटेरियल इधर जा सकता है और यहां से कोई भी मटेरियल बाहर आ सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों कोऑर्डिनेशन में है। और जब इसको कंट्रोल करना है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कंट्रोल रूम है पूरी कोशिका का, और यहाँ जितने भी कोशिकांग है सबका, तो इसके पास कोई तो जो ये मैसेज भेजेगा वो बाहर जाना चाहिए, तो वो जाएगा किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, अब देखो भाई इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होगा बताओ जरा। डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन, एक नाम आया क्रोमेटिन, बिल्कुल क्रोमेटिन है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमेटिन हो, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए क्या अलग अलग चीजें हैं, देखिए कैसे, नहीं नहीं पता, चलो भाई इसने बोला इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, लेकिन मैंने तो पढ़ा था इसमें डीएनए है, तो डीएनए बनाऊं या क्रोमेटिन बनाऊं, डीएनए और प्रोटीन से बना हो। ठीक है, देखो नॉर्मली जब मैं इसको देखूंगी ना इस सेल को, तो मेरे को ऐसे डीएनए वो वॉटसन क्रिक का मॉडल नहीं दिखाई देगा। आप सोचो कि मेरे को ये वाला मॉडल दिख जाए ऐसे, तो ये नहीं दिखाई देगा मेरे को तुरंत, नहीं, मेरे को क्या दिखाई देगा, ये देखो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ 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 कुछ, ये ऐसे दिखाई, ठीक है, ये धागे नुमा पूरा स्ट्रक्चर, पूरे धागे धागे धागे, और इसके अंदर कुछ ऐसे गोल गोल मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देते, ऐसे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कहने जा रही हूँ क्रोमेटिन, इस पूरे को क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेरे को ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखा है, न्यूक्लियस में या सेल में, न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बीच बीच में क्या हुआ इसको, एक बार रीस्टार्ट होने दो।
कहाँ थे हम? क्रोमेटिन पे थे, ठीक है। चलो भाई, ये मेरे को सेल मिली, सेल के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा, ये आपके सेल है, बस न्यूक्लियस ही बचा है ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठे रहो, न्यूक्लियस ही बचा है। ये न्यूक्लियस है आपका, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपका क्रोमेटिन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब मैं इसको अलग करके बना रही हूँ, ये मेरे को धागे नुमा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। बिल्कुल हम जानते हैं कि इसमें डीएनए भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा दिखता है देखने पे। नॉर्मली अगर ये इसको मैं देखूं तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, और इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से देखना जरा, एक बार मैं चेक कर लूं आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं डीएनए। ये क्या है? धागे नुमा संरचना, यानी थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आर डीएनए। क्या है? डीएनए। और ये जो प्रोटीन है इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए कि डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये होता है आपके हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये है आपका हिस्टोन, ठीक है। किसके साथ है? डीएनए के साथ बाइंडेड है, और इसी हिस्टोन प्लस डीएनए का नाम क्या रख दिया हमने? क्रोमेटिन रख दिया। क्या कह दिया इसी पूरे स्ट्रक्चर को? क्रोमे। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक नाम हमने और सुना है, क्रोमोसोम। सुना है या नहीं? सुना है ना? क्रोमोसोम क्या होता है? देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये अभी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल फ्यूज धागे नुमा स्ट्रक्चर ऐसे रफली ऐसे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब इस कोशिका को एक से दो कोशिकाएं बनानी होंगी, तो दो कोशिका बनाते टाइम ये सारे धागे अलग अलग हो जाएंगे। ये एक धागा नहीं है, ये टोटल 23 पेयर्स हैं, ठीक है। गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे? क्रोमोसोम कितने? 23 जोड़ी होते हैं ना, ये वो 23 जोड़ी यहाँ प्रेजेंट, और ये दिखेंगे हमको अलग अलग कब? जब कोशिका विभाजन होगा। इस तरीके से ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, और जब ये ऐसे दिखाई देंगे तभी हम इनका नाम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र, यानी कि आपके गुणसूत्र, और इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको क्रोमो। क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले कितनी मेम्ब्रेन? वापस से, वो तो आएगा नहीं अब पहले वाला, बताओ जरा, न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट है उसके अंदर, बहुत सारे छेद हैं जिसके अंदर क्या है? मटेरियल बाहर आ सकता है सेल में और अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जब हम बात करें उस न्यूक्लियर पोर के अंदर जाके देखें तो मुझे मिलता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसको कह रही हूँ? डीएनए, पूरे धागे प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्रोमेटिन किससे मिलके बना है? डीएनए और एक प्रोटीन से मिलके बना है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हो गया क्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीएनए ये टुकड़े डीएनए है, ये यहाँ पे इतना फ्यूज फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये डीएनए का ही धागा है, ठीक है। अच्छा, यही धागे जब कोशिका विभाजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, तब आपके ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे, इन्हीं का नाम हम कह देते हैं क्रोमोसोम। तो नॉर्मल कोशिका के अंदर आपको क्रोमेटिन दिखाई देगा या क्रोमोसोम दिखाई देंगे? क्रोमेटिन दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं आपसे खुद क्वेश्चन में कह रही हूं कि कोशिका विभाजन के समय, तब आपको क्या दिखाई देगा? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम दिखाई देंगे। बना लो।
ठीक है, हो गया, बना लिया। चलो, सबसे पहला काम क्या बोलूं इसका मैं, न्यूक्लियस का या केंद्रक का? कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, ठीक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है भाई कोशिका विभाजन में, क्योंकि जब कोशिका विभाजित होती है, यानी एक से दो कोशिकाएं बनती है, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित, ठीक है। कौन विभाजित होता है? केंद्रक। देखो इसको समझो, ये एक सेल है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दो न्यूक्लियस बने, ये विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद जाके ये जो सेल है ये विभाजित, क्या बात समझ आई? तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? इन सेल डिविजन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन। थको मत, बस हो गया है। कोशिका, क्या नींद ही नहीं आती? ये तो बीमारी हुई फिर, ऐसा। कोशिका, कोई 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, उतना सो जाओ। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कोशिका विभाजन। अच्छा, एक मैं टर्मिनोलॉजी और आपको सिखाना चाह रही हूँ, हालांकि वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, लेकिन कई बार कई एग्जामों में यूपीपीसीएस वगैरह एग्जाम्स के अंदर उसको पूछ लिया गया, ठीक है। अगर पूछ लिया गया है तो कल को हमारे एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? केंद्रक क्या रोल प्ले करता है? सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल है, और कंट्रोल रूम है आपके सेल का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केंद्रक का जो डायग्राम मैंने बनाया था, ध्यान है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पोर्स, और अंदर क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का मतलब ये धागा, और ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसी के साथ में एक अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे और प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो और प्रेजेंट होता है, जिसको केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक है, केंद्रक के भी अंदर पाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या ये याद होगा हमको? केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तो पाया ही जाता है, क्रोमेटिन के साथ में एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसका नाम है केंद्रिका। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसको मैंने बताया तो इसका काम के लिए बताया होगा, ठीक है। आपको राइबोसोम ध्यान है? राइबोसोम ऐसे बनाया था मैंने, किसका बना होता है? सिर्फ प्रोटीन का? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन का। ये आरएनए बनाया तो मैंने, ये किसका बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। और ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम बना होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम बनाने वाला आरएनए होता है, इसका निर्माण कौन करता है? न्यूक्लियोलस। क्या बात समझ आई? बाकी सब के लिए, बाकी सब का कंट्रोल किसके पास है? मेन यहाँ पे इस जीनोम के पास, ठीक है। सारा को कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ पे जो जीन्स है वो, लेकिन कुछ जीन इसके पास रखे हुए हैं जिसका काम क्या है? राइबोसोम वाला आरएनए बनाने का काम, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस के बारे में लिखे तो इट synthesizes the ribosomal RNA, राइबोसोमल, यह न्यूक्लियोलस के अंदर लिखना ही है ना, राइबोसोम के आरएनए का निर्माण करता है,
राइबोसोम के आरएनए का निर्माण करता। क्या यहाँ तक की बात ले हम क्लियर हैं, या चीजें हमको यहाँ तक की समझ में आ गई? न्यूक्लियस समझ आ गया? बताओ जरा न्यूक्लियस में क्या है। आज स्टार्टिंग कहाँ से की थी? कॉपी के पन्ने पलटो, पहले तो नोट कर। गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी थी, ध्यान है, सिस्टर्नी, और वेसाइकल्स निकली थी बहुत सारी। ठीक है, क्या काम करता है गोल्जी बॉडी? पैकिंग करके देता है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, पैकिंग करके देता है। मेन सिक्रेटरी ऑर्गन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसाइकलिंग में भी काम आता है। इसके बाद कौन सा ऑर्गन आया था? लाइसोसोम, प्लास्टिड था पहले। कंफ्यूज हो गई क्या? अपन ने उल्टा सीधा लिख दिया। प्लास्टिड, प्लास्टिड कौन सी सेल में मिलेगा, प्लांट या एनिमल? प्लांट के अंदर। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं प्लास्टिड में? 2 पार्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा। ठीक है, पार्ट, भाग पूछ रही हूँ, उसके टाइप नहीं। ठीक है, और वो कितने प्रकार का होता है? इसके भाग होते हैं 2, ग्रेना और स्ट्रोमा। इसमें से किसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिलता है? ग्रेना में मिलता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करने में सहायक है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 3 प्रकार के, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब हरित लवक, तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, किचन बोल दिया हमने सेल का। क्रोमो मतलब कलरफुल, तो फ्लावर और फ्रूट्स में जो कलर आएंगे वो इसके कारण आएंगे। ल्यूकोप्लास्ट मतलब भोजन का संग्रहण करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट करेगा। कलर होगा क्या उसमें? कलर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्रिश्चियन डी डवे ने बताया था। ठीक है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन कितनी है? सिंगल मेम्ब्रेन है। और अंदर कौन सी एंजाइम है? पाचनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, या डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो सब चीजों का डाइजेशन कर देते हैं। तो अगर ये एंजाइम, इसकी थैली फट गई और ये एंजाइम आ गए बाहर, तो बाहर आते ही क्या करेंगे? पूरी सेल का पाचन कर देंगे। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी आत्मघाती थैली। नेक्स्ट हम किस पे आए? वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर बड़ी बड़ी मिलेंगी। ठीक है, और मेच्योर प्लांट में तो एक ही बड़ी मिलेगी, और एनिमल्स में छोटी छोटी बहुत सारी। एनिमल्स में वाटर बैलेंस का काम वो कर लेंगी। ठीक है, इसके बाद में किस पे आए? न्यूक्लियस। किसने बताया न्यूक्लियस के बारे में? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ऑर्किड जो प्लांट होता है उसकी जड़ों के अंदर उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, हाँ, ऑर्किड प्लांट जो है उसकी जड़ों में सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन कितनी है? कंफ्यूज हो गई? ये पहले भी कंफ्यूज हो गई थी। डबल मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, वो कोर बनाए हैं, वो अलग अलग न्यूक्लियर कोर। अंदर क्या मटेरियल रखा हुआ था? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम किसको बोला? जब विभाजन होगा तो यही जो धागा बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा ऐसा दिख रहा है, यही अलग अलग टुकड़े के फॉर्म में मुझे दिख जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अभी भी अलग अलग टुकड़े के फॉर्म में देखूं तो उस एक एक टुकड़े को मैं क्या बोलूंगी? डीएनए। डीएनए है तो वो डीएनए ही ना। वो क्रोमोसोम में जो टुकड़े हैं वो भी क्या है? डीएनए है। और जो क्रोमेटिन में ये पूरा धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है? डीएनए है। इसके बाद लास्ट बात जो थी वो था न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। कहाँ मिलती है? केंद्रक के अंदर एक और स्ट्रक्चर मुझे मिला जिसको नाम दे दिया न्यूक्लियोलस। क्या काम है इसका? राइबोसोम के आरएनए बनाने का काम जो है ये न्यूक्लियोलस करता है। क्या यहाँ तक हम क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? इसके बाद देखो जो हमारा बचता है वो है सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर, बाकी सेल हमारी क्वेश्चन हमने लगाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन, हाँ, कौन से क्वेश्चन देखे बताओ जरा। बुक लाई नहीं है? बुक लाओ। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, चलो आप लगा लेना क्वेश्चन। ठीक है, जैसे भी हो, बाकी जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मेरे को भी करवाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा कुछ भी घर जाके देखे थे? कुछ समझ आ रहा है या बिल्कुल ही ब्लैंक जा रहे हैं?
हो रहे हैं क्वेश्चन हो रहे हैं, बस तो क्वेश्चन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। ये हमारा सेल का टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि डीएनए को हम सेल से ज्यादा जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स मतलब जी मेंडल जब आते हैं, मेंडल के नियम जब आते हैं, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है हम मेनली कहाँ पे पढ़ते हैं, आपके जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उसको हम कर लेंगे। बाकी ये सेल टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आप अभी जो क्लास है मैं इसको ओवर कर देती हूँ पहले।